जी अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Today we are going to start a new topic of multiple integration. The name of the topic is polar integrals. आप लोग polar coordinate system से पहले से familiar हैं. Polar coordinate system basically two dimensional coordinate system होता है जिसमें किसी भी point की position according to सर्कल रिप्रेजेंट की जाती है जिसके कंपोनेंट्स आर और थीटा होते हैं. इफ यू हैव एन एंगल, इफ यू हैव द डिस्टेंस, यू कैन ट्रेस एनी पॉइंट, उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट की जाती है. Name double integrals in polar coordinates. Exercise is 14.3. In today's lecture, we will try to learn how to express volume by using polar coordinate system. Integration, we will try to solve some of the questions related to polar coordinate system. Integration, how we do integration in polar system. This is basic representation. If you have a curve like, there are sometimes you have a geometry like a circle, which is not very easy to express in the form of rectangular coordinate system. So we use the help of polar coordinate system to represent these kind of geometries in the form of polar integrals. Just like in this figure, अगर आप देखें तो we have a circle, we have two circles, this one with the radius 1 and a bigger circle with the radius 2. अगर इनको आप rectangular coordinate system में solve लेके जाते हैं तो ये it's a quite complicated kind of equations. आप इन्हें जब integrate करेंगे, you have to use the substitutions and converting the limits from one form to another form. So these kind of geometries are better to be solved in trigonometric functions. Just like अगर आप के पास एक इंटीग्रल है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx. From second year you come across this kind of integrals. इस तरह के इंटीग्रल्स को आप कैसे सॉल्व करते थे? यू सब्स्टिट्यूट दिस x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा और tan थीटा और cot थीटा. आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से लेके चले जाते हैं टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट. दिस फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. इसका मतलब क्या होता है कि आप जानते हुए या ना जानते हुए ऑटोमेटिकली आप इस इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते थे और फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप सॉल्व करते थे और आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाता था. सो कहने का मतलब ये है, समटाइम्स यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ फंक्शन, और वो जो कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ फंक्शन का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो नॉर्मली ये सर्कल्स होते हैं. जिस तरह का ये सर्कल हो गया या ये दो सर्कल हो गए, इस तरह के सर्कल्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस x and y. So we prefer these kind of integrals to be converted into polar integrals. After converting into polar integrals, these integrals becomes bit easier to solve. So ये आज का टॉपिक है जो हमारा है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. पहली बात कि क्यों करते हैं, क्योंकि इंटीग्रल इजी हो जाता है, कंपैटिबल हो जाता है, कभी कभी सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है. सो हम जिन इंटीग्रल को देखते हैं कि वो रेक्टेंगुलर सिस्टम में मुश्किल हैं तो उन्हें बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उन्हें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं. कैसे लेके जाते हैं अब वो देखते हैं. This is how we use the substitution. ये
अगर आप फिजिक्स की जुबान में देखें तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, दीज आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स। इफ जब आप वेक्टर्स की बात करते हैं तो दिस इज नॉर्मली अ वेक्टर f एंड दिस इज fx एंड दिस इज fy। अगर आप रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज सिंपली डिस्टेंस r, उसके दो कंपोनेंट्स हैं x एंड y। x is in the direction of I, y is in the direction of j। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसे लिखते हैं x, y। अगर आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे x of I unit vector plus y of j unit vector। So this point could be converted in terms of a vector as well as this is simply a point or a rectangular component। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो x और y दोनों रिप्लेस हो जाएंगे r और थीटा में। Theta represents the angle from the x-axis in the counterclockwise direction. R represents the hypotenuse, or it just represents the magnitude or a position vector of this point. अगर इसे position vector कहते हैं तो physics की words हैं। In the form of a circle, if you talk in a form of a circle, अगर ये एक circle generate करें इस point के ऊपर तो it just represents the radius of that circle। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r और थीटा में चलता है, where r represents the radius of that circle from that point theta। If we want to convert this rectangular coordinate system into a polar coordinate system, this is the substitution we normally use, where r it represents the radius and theta is the angle from the x-axis, hypotenuse, or simply you can say it is the radius। G. The region in the figure is a special case of polar rectangle। देखिए special case इसे क्या कह रहे हैं? Basically it represents a sector of a circle। एक complete circle का एक स्पेसिफिक पार्ट है। स्पेसिफिक पार्ट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस स्पेसिफिक पार्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस एंगल अल्फा टू दिस एंगल बीटा। ये एंगल वाइज इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब अगर आप इतने से पोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यू हैव टू से रेडियस फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ये पैटर्न होगा जिस पैटर्न के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपने इंटेग्रल्स को लिखेंगे। कोई भी सेक्टर याद रखिएगा कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सर्कल से रिलेटेड होंगे, और सर्कल की जब भी बात करते हैं तो या तो कंप्लीट सर्कल हमारा रीजन बनता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल 0 to 2 पाई, या सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल का एंगल 0 to 180 या 180 to 360, वो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री हम देख लेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन ये होता है कि वी केम अक्रॉस विद द रीजन लाइक अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। दिस इज द फॉर्म सेक्टर ऑफ अ सर्कल। चाहे सेक्टर ऑफ अ सर्कल बने या कंप्लीट सर्कल बने या सेमी सर्कल बने, कुछ भी बने, हर रीजन के दो एंगल्स होंगे, वन स्टार्टिंग एंड वन एंडिंग। ये आपके पास थीटा की लिमिट्स होती हैं। इफ यू हैव अ रीजन बिटवीन टू कर्व्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द बेसिक रेडियस। अगर आपके पास एक ही कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, देन योर रेडियस विल बी फ्रॉम 0 to b। वो क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। हियर अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता जाऊं कि इंटीग्रेशन में आप करते क्या थे। इंटीग्रेशन में आप जो रेक्टेंगुलर इंटीग्रेशन है उसकी थीम ये हुआ करती थी कि आप किसी भी ज्योमेट्री को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसे स्मॉल रेक्टेंगुलर क्यूब्स में, स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लें। फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द रेक्टेंगल, देन सेकंड रेक्टेंगल, देन थर्ड रेक्टेंगल, सबके एरियाज कैलकुलेट करें, सम कर दें सबको। दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व। ये सिंपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था।
फॉर एक्यूरेसी आप क्या करते थे, देन यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. फॉर एक्यूरेसी you take consecutive very close points, increase the number of partitioning, number of elements in the partitioning. आप partitioning के ऊपर limit approach करते थे, n approaches to infinity. If n represents the elements in the partitioning, to n approaches to infinity, then these rectangles approaches to very large extent. तो हमारे पास जो area under the curve आता था वो approximately accuracy के पास हो जाता था. वो क्या पैटर्न था, दैट वाज जस्ट लाइक दिस. व्हाट वी डू इन अ रेक्टेंगुलर रीजन, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर का पार्ट इसलिए ऐड किया है ताकि आपको एक दफा जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उस कॉन्सेप्ट को पोलर के साथ मिक्स करो. इन अ रेक्टेंगल व्हाट वी डू नॉर्मली डिवाइड द एरिया इनटू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. फिर हम क्या करते थे कि इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते थे, प्लस सेकंड का एरिया कैलकुलेट करते थे, प्लस थर्ड का एरिया कैलकुलेट करते थे, प्लस फोर्थ का, प्लस फिफ्थ का, एंड प्लस द लास्ट वन. फिर हम सम अप करते थे, हम कहते थे कि इट इज अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व. उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि ये जो एरर आ रहा है, ये जो एरर आ रहा है, दिस इज बेसिकली एन एरर. इसी तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, हियर कम्स एन एक्स्ट्रा पार्ट, हियर कम्स एन एक्स्ट्रा पार्ट, here some part is missing, here comes an extra part. ये जो एक्स्ट्रा और मिसिंग पार्ट है इनको एडजस्ट करने के लिए हम अप्रोचेस टू इनफिनिटी वाली लिमिट अप्लाई करते थे. ठीक, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. फिर जब आप किसी भी एरिया इसका क्यूब का रेक्टेंगल फाइंड आउट करते थे, देन यू नॉर्मली सिलेक्ट अ पॉइंट ऑन दैट रेक्टेंगल. कभी कभी वो पॉइंट आप लेफ्ट कॉर्नर पर सिलेक्ट करते थे, कभी कभी आप राइट कॉर्नर पर सिलेक्ट करते थे, कभी कभी आप सेंटर में सिलेक्ट करते थे, एज पर योर चॉइस. जब आप डिफरेंट पोजीशंस पे पॉइंट्स को सिलेक्ट करते थे और एरिया कैलकुलेट करते थे, नॉर्मली जो मैंने एक्सप्लेन किया था दैट वाज रिलेटेड टू दिस पॉइंट एट द सेंटर. सेंटर क्योंकि बेसिकली आपने जब एरिया कैलकुलेट करना है आपको विड्थ इनटू हाइट चाहिए. हाइट के लिए आपका पॉइंट होना चाहिए जहां से आपने हाइट कैलकुलेट करनी है. इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं कि सब राइट कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं जहां से हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं. इस फिगर में सब लेफ्ट कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं जहां से हमने हाइट कैलकुलेट की है. विड्थ का कोई इशू नहीं. यहां पर विड्थ इज क्लियर. हाइट के लिए हम सेंटर में पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं. इफ यू वांट टू गो इनटू मोर डिटेल रिगार्डिंग दिस ज्योमेट्री, जो रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 347 से ये मैंने पिक किया है. आप उसकी ज्यादा डिटेल में जाना चाहें, यू कैन फॉलो दैट चैप्टर. बुक वही है, हार्वर्ड एंटन 10th एडिशन. अब इसी कॉन्सेप्ट को आप लेके आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ज्योमेट्री मैंने आपको लास्ट स्लाइड में शो की है, उस ज्योमेट्री को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड कर देगा डिफरेंट पार्ट्स में, जस्ट लाइक दिस थिंग. अगर आप किसी भी पार्ट, आप ये देखें तो मैं ज्यादा लिखता नहीं, मैं कोशिश करूंगा कम लिखूं ताकि ज्योमेट्री खराब ना हो. यहां पे देखें तो दिस इज अ स्मॉल सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल. दैट मीन्स यहां पर हम पार्टीशनिंग अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, मगर यहां पर पार्टीशनिंग अलोंग द सर्कल कर रहे हैं, अलोंग द रेडियस. सेकेंड थिंग, पहली बात. दूसरी बात, अगर आप पार्टीशनिंग की ये कर्व्स देखें तो ये हर पार्टीशनिंग का एक सेक्टर बन रहा है, छोटे छोटे से सेक्टर्स बन रहे हैं. ये जो सेक्टर्स हैं, पार्टीशनिंग अलोंग द रेडियस भी हो रही है, पार्टीशनिंग अलोंग द एंगल थीटा भी हो रही है, दोनों के अलोंग पार्टीशनिंग हो रही है. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है कि आपने एक्स के अलोंग भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, आपने वाई के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूशन की, यहां पर आपने आर के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूशन की, आपने थीटा के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूशन की. देन जब आप इसके फाइनल फॉर्मूला लिखते थे, आप रैंडम एक कोई भी सिलेक्ट कर लेते थे जिसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला डिराइव करते थे. यहां पर हम ये करते हैं, सपोज वी सिलेक्ट दिस वन. यहां पर आप जो पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट करते थे, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर और सेंटर, यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं सेंटर में. वेयर
इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट आपने लिया है, ये छोटा सा एक सर्कल, ये जिस सर्कल का पॉइंट बन रहा है ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स के बीच का ये पार्ट है। बीच में जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये उसका पोजीशन वेक्टर है या रेडियस कह लें, और ये उस पॉइंट का एंगल है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जहां तक इस सर्कल का जिक्र है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि सपोज द रेडियस इज आर आई, और जो इससे पीछे वाला सर्कल है, जो नीचे वाला सर्कल है, इज द रेडियस आर आई माइनस 1। सेम इज द केस, जिस जगह पे आपने पॉइंट सिलेक्ट किया है वहां पर उस सेक्टर के दो एंगल्स भी बनते हैं, वन इज थीटा जे, अदर वन इज थीटा जे माइनस 1। ठीक, अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और डिराइव करते हैं कि एरिया इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट जो मैं सपोज करूंगा कि आपको आता है, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, अगर इनके आपको नहीं आता तो यू कैन फॉलो इट अप। दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला मैं यहाँ पर अगर छोटा सा लिख दूं तो इट इज बेसिकली एरिया इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का अगर ये फार्मूला है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ कंप्लीट सिलेक्टेड रीजन वो क्या है। लेट अस टेक अ पॉइंट। ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ये इसके दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। जो पॉइंट से ऊपर सर्कल है, अगर मैं इसका रेडियस लिखना चाहूं तो उसका रेडियस बनेगा आर के इफ द पॉइंट दिस इज द डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस है दैट इज हाफ डेल्टा आर के, उसमें ऐड हो जाएगा। इफ यू वांट टू राइट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इट इज आर के, ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। सो जो दो सर्कल्स, इन दो सर्कल्स के बीच में जो पॉइंट आ रहा है उनमें से जो अपर सर्कल है हैविंग द रेडियस आर स्टेरिक प्लस हाफ डेल्टा आर के, एंड लोअर सर्कल इज दिस वन। Treating the area delta AK of this polar rectangle as a difference in area of 2. अब अगर मैंने ये एरिया कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, जो अपर रीजन का एरिया होगा उसमें से लोअर रीजन के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, बीच में ये पार्ट मिसिंग होगा। जैसे ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो डिस्टेंस का फार्मूला है। इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दो पॉइंट हैं, दोनों के दरमियान में अगर आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते थे, इफ दिस डिस्टेंस इज 3, दिस डिस्टेंस इज 1, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस डिस्टेंस दैट विल बी 2। कैसे? 3 माइनस 1। ठीक, दिस विल बी 3 माइनस 1। सेम इज द केस, अगर आपने दोनों डिस्टेंसेस के बीच में, दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, अपर जो ज्यादा दूर होता है उससे नजदीक वाला माइनस कर लें, आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा। सेम इस फार्मूला को यूज करते हैं जो मैंने यहां पर आपको बताया है। हाफ, दिस इज द रेडियस ऑफ द अपर सर्कल, डेल्टा थीटा इज बेसिकली दिस एंगल, दोनों का एंगल सेम है, माइनस हाफ रेडियस ऑफ द लोअर सर्कल, डेल्टा थीटा दोनों का सेम होगा। आप इसको सॉल्व करें, यू विल कम अक्रॉस विद दिस थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते थे, आप DA को लिखते थे dx dy या फिर dy dx, बट व्हेन यू कम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यू विल राइट इट एज r dr d थीटा। dr d थीटा तो साथ आएगा ही आएगा, मगर देयर एग्जिस्ट एन एडिशनल r इन इट। ये जो सारी डेरिवेशन में स्लाइड पे कर रहे हैं
इस आर की एग्जिस्टेंस के बारे में हम कर रहे हैं कि ये आएगा और प्रॉपर वो फार्मूला के अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि सेक्टर में रीजन्स के फार्मूला की डेरिवेशन के थ्रू। इन अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप डी एक्स डी वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं तो आर डी थीटा रिप्रेजेंट करता है एरिया को। ठीक, बाकी दिस इज द कन्वर्जन एंड लिमिट भी हम कैसे करेंगे वो भी जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिटेल से करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। मैं स्केचिंग की तरफ जाने से पहले आपको जस्ट बता दूं कि आपने पोलर इंटीग्रेशन कैसे करनी है। आर कॉस थीटा डी आर डी थीटा 0 टू साइन थीटा 2 पाई। देखिए मैंने आपको जैसे कहा था कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं तो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स इज कांस्टेंट, वी डील एक्स एज अ कांस्टेंट. When we are integrating with respect to x, we deal y as a constant. So here, if we are integrating with respect to dr, then this trigonometric function with the angle theta will be dealt as a constant. ये constant के तौर पर deal होगा, constant के तौर पर deal हो गया, तो it means you can put him here. Cos theta, r को जब आप integrate करते हैं from 0 to sin theta, it will be r square by 2 d theta. लिमिट अप्लाई करने का पैटर्न क्या होता है? लिमिट का पैटर्न ये होता है कि अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। पूरे फंक्शन में हाफ को तो बाहर निकाल दें, पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इट कम दिस पॉइंट, साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। पावर रूल, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, पोलिनोमियल्स हों, कोई भी फंक्शंस हों, पावर रूल एप्लीकेबल होता है जब कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, देन वी अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि पावर में एक ऐड कर दें एंड डिवाइड विद द सेम नंबर 3/3, देन अप्लाई द लिमिट अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। ये थोड़ा सा काम आप खुद कर लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अगर आप एरिया के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग डी ऑफ ए, और फंक्शन की अगर आप बात करें, फंक्शन इज सिंपली 1। सो अगर पूरे इंटेग्रल की बात करें और एरिया के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। नॉर्मली डबल इंटेग्रल हमें वॉल्यूम शो करता है, मगर दिस टाइम इफ यू आर हैविंग अ फंक्शन इक्वल्स टू 1, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड रीजन। सो r dr d theta, first we will integrate with respect to r, it will be r square by 2, apply the limits, sine of 3 theta sin 3 theta, दिस इज, अच्छा यहाँ पर एक इस नोटेशन को आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें, दिस इज नॉट sin 3 theta square, इट इज बेसिकली sin of 3 theta होल स्क्वायर। ठीक है, सो नॉर्मली हम इसे sin स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, नॉर्मल ये रिप्रेजेंटेशन होती है, मगर इसका मतलब ये होता है कि ये sin थीटा का होल स्क्वायर है। स्क्वायर देखें, जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, वी कैन नॉट इंटीग्रेट अनलेस वी कैन हैव अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या फिर आपके पास इंटीग्रेशन में पावर्स मोर देन 1 आ जाए तो वी हैव इशू, वी हैव टू टैकल द पावर फर्स्ट, देन वी विल मूव टुवर्ड द फंक्शन। होल पावर इज 2, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव इट। साइन या कॉस की पावर रिमूव करने के लिए और टेन की भी कभी कभी अक्सर रिमूव करने के लिए वी यूज दिस हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी मैंने यहाँ शो कर दी है, सो इन केस अगर आपको नहीं भी याद तो आप यहाँ से देख लें। इसी तरह कॉस की भी होती है। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल डबल हो जाता है,
और साइन नेगेटिव साइन के साथ कॉस को जनरेट करता है। सो दिस इज 3 थीटा, रिजल्ट विल बी डबल 6 थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2 डी थीटा। आगे इंटीग्रेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस दो लफ्ज बोल के रिमेनिंग आपके लिए छोड़ देता हूं। वो ये है कि इंटीग्रल इज अ लीनियर ऑपरेटर। इफ इट इज अ लीनियर ऑपरेटर तो वो पहले फंक्शन के ऊपर अलग ऑपरेट होगा, दूसरे फंक्शन के ऊपर अलग ऑपरेट होगा। ये इंटीग्रल आगे दो इंटीग्रल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करें, कॉस ऑफ 6 थीटा को इंटीग्रेट करें, अप्लाई द लिमिट्स, यू विल गेट द आंसर। One more example related to polar integrals. R cube dr d theta. Following the same pattern, first we will integrate r. It will be r4 by 4 dr, applying the limits. Oh, sorry. यहाँ पर r4 by 4 जब आ जाएगा तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। दिस इज बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक। जी, यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी है जो टाइपिंग एरर था पहले। इट वाज r क्यूब, व्हेन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r इट विल बी r4 by 4 and limit is 0 to cos theta d theta. First we will apply cos theta upper limit minus the lower limit, it will be cos theta whole power 4. It will be whole power 4. Again, जब भी आपकी पावर एक से ज़्यादा आ जाए, you have to remove this power. पावर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, cos के हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। It will be, it will remove the square root plus it will increase double the angle. तो 1 plus cos 2 theta by 2. 2 यहाँ पर यूज हो गया, बाकी 2 रह गया। सो बाय ओपनिंग द स्क्वायर इट विल बी 1 plus this and this. Again, to solve this integral you have to use the half angle identity. It will be 1 plus cos of 4 theta, 1 plus cos of 4 theta by 2. उसको यूज करेंगे और then forward you can complete your integrational question. Then we will integrate with respect to theta. और जब आप थीटा से इंटीग्रेट करेंगे तो याद रखिए, जुमला वही बोलूँगा कि इंटीग्रल इज अ लीनियर ऑपरेटर। वो जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आता है तो वो हर एक के ऊपर अलग ऑपरेट होगा। From the exercise 14.3 there are some questions related to these kind of practice which we have done in this lecture. सब क्वेश्चन सिंपल से हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो ट्राई करें, कोशिश करें, बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।